जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके साथ जो टॉपिक शेयर कर रहे हैं, जिसे हम लोग पेट्रो हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, जिससे हम लोग हिंदी में अर्ध ऐतिहासिक काल के नाम से हमें देखने को मिलता है। इस काल, जब पाषाण काल जैसे ही निकलता है, उसके बाद का काल को हम लोग अर्ध ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। मानव द्वारा लिखित साक्ष्य हमें यहीं से मिलते हैं, लेकिन हमारे इतिहासकार इसको पढ़ने में असमर्थ रहे। लेकिन हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय के लोग थोड़ा बहुत अपनी लिपि के बारे में जानकारी रखते थे। इस काल की खंड की हमें जानकारी अलग अलग तरीके से यहाँ की हमें जानकारी मिलती है, तथा इस लिपि की हमें जो भी वर्णन मिलते हैं सिंधु घाटी सप्ताह के नाम से हमें देखने को मिलते हैं, तथा सिंधु घाटी सप्ताह को हम लोग अर्ध ऐतिहासिक काल में रखते हैं। किसको? सिंधु घाटी सप्ताह को। जो सिंधु घाटी सप्ताह थी, वहाँ पे हमें कई सारे शहर देखने को मिलते हैं। सिंधु घाटी सप्ताह में ही हमें हड़प्पा सप्ताह, मोहनजोदड़ो, चंद्रहुदड़ो, रोपड़, बनवाली, कालीबंगा, सुरकोटा, लोथर, रंगपुर आदि हमें देखने को मिलते हैं। अलग अलग जगह से हमें सिंधु घाटी सप्ताह की जानकारी मिलती है। जैसे हम उत्तर में देखें, उत्तर में मांडा चिनाब नदी से हमें देखने को जानकारी मिलती है। दक्षिण में देखें, दयामाबाद प्रवाह नदी के देखने को मिलती है। पश्चिम में सुतगोंडा से तथा पूरब में आलमगिरी हिंडक नदी से हमें यह जानकारी मिलती है। यह देखने को मिलता है कि यह क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। अलग अलग इतिहासकारों ने इसके बारे में हमें जानकारी दी। जब 1921 में जब हड़प्पा की खुदाई हुई, 1921 में हड़प्पा की खुदाई दयानंद साहनी द्वारा खुदाई हुई, तब इसके बारे में हमें जानकारी विस्तार रूप से प्राप्त होती है। तो हम आज के अपने इस लेक्चर में सिंधु घाटी सप्ताह से आपको जोड़ते हैं। सिंधु घाटी सप्ताह इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि यह सिंध नदी के तट पे थी। कई बार हमारी क्वेश्चनों में आया कि सिंध नदी की किस ओर थी, तो यह बाईं ओर थी। जैसे हमारे लेफ्ट राइट होते हैं, इस प्रकार ही हमारे जो बाईं ओर है वहाँ पे लेफ्ट साइड में सिंधु नदी के तट पे यह सभ्यता विस्तार रूप धारण किए हुए थी। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, जिसकी सबसे पहले हमें जानकारी चार्ल्स मैनसन ने 1826 में दी। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी चार्ल्स ने दी। किसने? चार्ल्स ने हमें जानकारी 1826 में दी। कभी 1826 में हमें इसकी जानकारी दी। ये जब हमारे देश में कनिंघम का शासनकाल चल रहा था, कनिंघम हमारे जब शासनकाल प्रारंभ किया था, अंग्रेजों का जो शासनकाल था, तो कनिंघम कहा जाता है कि यह रेलवे लाइन बिछा रहे थे। तब चार्ल्स मैनसन वहाँ के रेलवे के सब कारोबार देख रहे थे, लेकिन यह रेलवे अधिकारी थे तो उन्होंने ज़्यादा गौर नहीं किया, लेकिन उन्होंने जानकारी दी चार्ल्स मैनसन ने। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि कनिंघम ने इसके बाद किसने? कनिंघम ने इसका सर्वेक्षण किया। किसने? कनिंघम ने इसका सर्वेक्षण किया 1853 में। 1853 में सर्वेक्षण किया। जानकारी इन्होंने दी, सर्वेक्षण इन्होंने किया। इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, तो चार्ल्स मार्शल ने इसका नामांकन कर दिया। पहले हमें मालूम नहीं था यह क्या है। जब खुदाई हुई तो पत्थर और हमें घर वगैरह निकले, लेकिन धीरे धीरे इतिहासकारों ने इसका नाम सिंधु घाटी तथा हड़प्पा का पहला शहर घोषित कर दिया। इसके बाद हमें जानकारी मिलती है दयानंद साहनी ने 1921 में। किसने? दयानंद साहनी ने
दयाराम साहनी ने 1921 में सबसे पहले इसकी खोदाई की। किसने? दयाराम साहनी ने। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि इतिहास में जो सिंधु घाटी सप्ताह थी उसको त्रिभुजाकार में हम लोग नापते हैं। किसे? त्रिभुजाकार में। लेकिन अगर हम लोग इसके डीप में पढ़ते हैं, अगर यूपीएससी पीसीएस की तैयारी करते हैं तो हमें देखने को मिलता है ये 4 भुजाकार में है। कैसे? 4 भुजाकार में। पूरा पश्चिम और उत्तर दक्षिण को इसमें हमने माप के रखा है। अगर देखें तो उत्तर में मांडा जो चिनाब नदी कश्मीर के पास है, सुदगंडा जो पश्चिम में पाकिस्तान के एरिया में आता है, पूरब में आलमगिरी जो हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा बॉर्डर पे है, आलमगिरी वहाँ आता है, तथा दक्षिण में दयामाबाद महाराष्ट्र तक इसका क्षेत्रफल फैला हुआ था। अलग अलग जानकारियों के हिसाब से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पहले हड़प्पा की खोज, जैसे कि हमने आपको बताया, हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खुदाई करना प्रारंभ हुआ। तथा यह गोमती जो पाकिस्तान का एक ज़िला है गोमती, वहाँ पे हमें सबसे पहले इसकी जानकारी मिलती है। कहाँ पे? गोमरी जिला, गोमती या गोमरी ज़िले की हमें इसकी जानकारी मिलती है। तथा यह विस्तृत समाज से जुड़ा हुआ था। यहाँ पे पूर्वजों का तथा जो बुजुर्ग थे उनका शासनकाल हमें देखने को मिलता है कि इसमें जो हेड होते थे, बुजुर्ग होते थे, जो नव युवक थे उस समय के, अपने बुजुर्ग को हेड बना के अपने घर का रखते थे तथा औरतों और बच्चों को शिकार वगैरह के लिए नहीं ले जाते थे। तथा इनके हमें अधिकतर साक्ष्य शिकार के भी मिलते हैं और पशुपालन और तथा जानवर पालन के भी हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं। जब यहाँ पर खुदाई हुई तो यहाँ हमें बहुत सारी जानकारी देखने को मिलती है। यहाँ से जानकारी सबसे पहले हमें, जब यहाँ पे हड़प्पा खुदाई हुई, कहाँ पे हड़प्पा की खुदाई हुई? हड़प्पा की सप्ताह की खुदाई हुई 1921 में। 1921 में खुदाई हुई। किसने? दयाराम साहनी के द्वारा। तो यहाँ पे हमें कुमार का चाक, क्या? पहला कुमार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मात्रा देवी की मूर्ति तथा आर्य 37 कब्रिस्तान, लकड़ी का ताबूत, हाथी का कपाल तथा स्वास्थ्य चिन्ह हमें आदि देखने को मिले। तभी 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खुदाई की। ये सब हमें जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। इसके बाद हमें दूसरा शहर और खुद, जब दयाराम साहनी ने पहला शहर खुद के निकाल दिया हड़प्पा सप्ताह का 1921 में, इसके बाद अंग्रेजों के मन में एक और आ गया कि एक शहर नहीं हो सकता, अनेकों शहर थे उस समय पे। जब यहाँ पे खुदाई हुई, इसके बाद 1921 में ही दूसरा शहर हमें देखने को मिलता है, मोहनजोदड़ो, जो पाकिस्तान में ही है। इसकी खुदाई राखल दास बनर्जी ने की। किसने? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो 1921 में। राखल दास ने इसकी खुदाई की। राखल दास ने जब इसकी खुदाई की, कहा जाता है कि जो हड़प्पा की खुदाई थी, हड़प्पा की खुदाई में भी मोहनजोदड़ो के साक्ष्य मिल चुके थे, लेकिन इनको अपना एक नाम अलग देना था बनर्जी साहब को, राखल दास बनर्जी को। तो इन्होंने और ज़्यादा मेहनत की तो इनको एक शहर मोहनजोदड़ो मिल गया। मोहनजोदड़ो में सिंधु घाटी सभ्यता की हमें बहुत सारी चीज़ें मिली तथा कहा जाता है कि जो मोहनजोदड़ो था सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। क्या था? सबसे बड़ा शहर था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो आज के टाइम पे अगर हम देखें तो पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में स्थित है। कहाँ पे? पाकिस्तान की लड़काना ज़िले में स्थित है तथा यह सिंधु नदी के तट पे ही स्थित है। कहाँ पे? सिंधु नदी के तट पे ही स्थित है। तथा यहाँ पर मृतकों के टीला सबसे मात्रा में हमें मिले हैं। क्या मिले? मृतकों के टीला।
मृतकों के हमें टीले सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिले हैं। मृतकों टीला वहाँ कहते हैं जहाँ पे एक साथ में बहुत सारे लोगों को दफना दिया गया हो और बहुत सारी हड्डियां हमें देखने को मिली हों, उस जगह को हम लोग मृतकों का टीला कहते हैं। इस जानकारी हमें मोहनजोदड़ो से मिलती है, ना राखल दास बैनर्जी के द्वारा हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर हमें बहुत सारी वस्तुएं मिली, जैसे पुरोहित आवास, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें साक्ष्य स्वास्तिक चिन्ह के मिल गए। स्वास्तिक चिन्ह हिंदू घाटी हिंदुओं का एक स्वास्तिक चिन्ह है। हम लोग अगर कुछ गाड़ी वगैरह या कुछ भी खरीदते हैं, भूमि पूजन करते हैं, तो स्वास्तिक चिन्ह ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ये लक्ष्मी तथा विष्णु का आगमन चिन्ह कहा जाता है। तो पुरोहित आवास मिलना एक कोई विशेष बात नहीं थी। तथा घर में कुआं, ऐसा कहा जाता है कि जो पुरोहित हैं या हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो है अपनी स्वच्छता का बहुत ध्यान रखते हैं, तो इसलिए घर में कुआं, विशाल स्नानागार स्नान करने के लिए हमें मिला। अन्नागार जहाँ पे हम लोग अनाज वगैरह रखते हैं, तो अन्नागार भी मिला। सूती वस्त्र, जो कपड़े वगैरह की हमें सबसे पहले साक्ष्य मिले, तो यहीं से हमें जानकारी मिलती है। तथा स्वास्तिक चिन्ह, सबसे चौड़ी सड़कें, जो मोहनजोदड़ो को हमें शहर के रूप में विकसित करने की जानकारी मिलती है, सड़कों की वजह से ही हमें देखने को मिलता है। सभागार, जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठते थे, उसको हम लोग सभागार कहते हैं, उसके भी हमें साक्ष्य मिले। एक सिंहासन मिला तथा पास में बहुत सारी मिट्टी की कुर्सियाँ बनी देखने को मिली हमें। इसके बाद पशुपति शिव के बारे में भी जानकारी हमें देखने को मिलती है। पशुपति शिव की हमें मूर्ति मिली। इसके बाद कांसे की हमें नृत्य देखने को मिलती है। तांबे के ढेर उसको कहते हैं जहाँ तांबे में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया गया। इसके स्वास्तिक चिन्ह पे हमें सर्वोदय मोहनजोदड़ो से मिली। इसके निर्माण में सिख खड़ी में हुआ। सिख खड़ी करके एक जगह था, वहाँ पे हमें सबसे पहले इसकी जानकारी हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार हमें जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो में सबसे पहले हमें इस सबके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है कि कैसे कैसे कहाँ क्या बीता। इसके बाद हमें चंदहुदड़ो, चंदहुदड़ो की हमें जानकारी मिलती है। कभी 1931 का जब समय आया, तो इसकी हमें जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो जाती है। यहाँ पे भी हमें बहुत सारी जानकारी मिली। इसकी खुदाई गोपाल मजूमदार ने की। किसने? गोपाल मजूमदार ने इसकी खुदाई की। गोपाल मजूमदार ने इसकी खुदाई की। यह पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चंदहुदड़ो कहाँ पे? पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तथा यह दुर्ग रहित, यहाँ पे एक भी हमें घर देखने को नहीं मिला, इसलिए हम लोग यह कल्पना करते हैं कि यह दुर्ग रहित रहा है। यहाँ पे हमें औद्योगिक एक शहर की जानकारी मिलती है कि एक औद्योगिक शहर, मतलब यहाँ पर ओनली फैक्ट्री वगैरह होती थी और जो मोहनजोदड़ो था यहाँ पर लोग रहते थे। यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली चंदहुदड़ो से। जब गोपाल मजूमदार ने यहाँ पर खुदाई की, तो मेकअप की सामग्री हमें सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है। मेकअप की सामग्री में हमें लिपस्टिक, जो महिलाएं लिपस्टिक यूज करती थी, उसकी जानकारी मिली। मनका मतलब मटका देखने को मिला। सुई देखने को मिली। शीशा देखने को मिला। गुड़िया देखने को मिली। अलंकृत ईंट, एक ईंट की हमें जानकारी मिलती है चंदहुदड़ो से। इसके बाद हमें सबसे ज़्यादा प्रमुख करने वाली चीज़, एक बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता के निशान प्राप्त होते हैं कि किसी का पीछा करते हुए एक कुत्ते की हमें जानकारी मिलती है कि कोई कहीं ईंट पक रही होगी, उसके निशान वो छोड़ते चले गए और वो निशान उसमें लग गए। इसके बाद सबसे ज़्यादा हमें जानकारी रोपड़ की मिलती है। इसकी रोपड़ की जानकारी हमें मिलती है। रोपड़ की जानकारी हमें 1953 में इसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। कभी 1953 में हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। यह कहा गया है कि यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित था। कहाँ पे? पंजाब के सतलज नदी के यह किनारे स्थित था। और ऐसे ही हमें नवपाषाण काल में
कश्मीर के बुर्ज होम में अगर हम इसको जोड़ें रोपड़ में, जो हमें सब वगैरह मिले और पशुपालन के साक्ष्य मिले, रोपड़ से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। कहाँ पे? रोपड़ से सब बस हमें यही जानकारी मिलती है कि यहाँ पे पशुपालन के साथ साथ जानवर भी पालन होता था। पशुपालन बोले, जानवर पालन बोले, मानव ने यहाँ से पालन पोषण करना चालू कर दिया। इसके बाद हमें बनवाली की खुदाई की। कहाँ की? बनवाली की। इसके बाद हमने कहा कि बनवाली की खुदाई की। बनवाली की खुदाई रविंद्र सिंह ने की। किसने? रविंद्र सिंह ने की, जो बहुत अच्छे इतिहासकार भी उस समय के रहे। रविंद्र तथा भूगर्भ विज्ञान के साथ साथ इन्होंने खुदाई करना प्रारंभ कर दिया। यह हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे? हरियाणा में बनवाली। और ये रंगोई नदी के तट पे हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी। सब जगह पे हमें जल निकासी की अच्छी व्यवस्था मिलती है, लेकिन जो रविंद्र जी ने खुदाई की, बनवाली का एक शहर का पता लगाया, तो उन्होंने अपने जानकारी में दिया कि यहाँ पे घर की जो निकासी थी, जल निकासी की नालियाँ वगैरह हमें अच्छे रूप से नहीं मिली बनवाली में। लेकिन यहाँ पे घर के बाहर सोख्ता नाम पे, सोख्ता बोले तो ये घर के बाहर एक गड्ढा कर देते थे। घर के लोगों ने नहाया, कपड़े वगैरह धुले, वो पानी उसमें स्टोर हो गया, वह ज़मीन के अंदर चला गया। फिर उनके लोगों ने उसका पानी निकाल के बाहर फेंक दिया और पानी सूख गया। इस प्रकार को उसको हम लोग सोख्ता कहते हैं हमारी भाषा में, बुंदेलखंड भाषा में। इस प्रकार उसमें हमें जानकारी मिलती है। तथा यहाँ पर हमें टेढ़ी मेढ़ी सड़कें भी देखने को मिली। यहाँ पर हमें देख रहे हैं मोहनजोदड़ो या चंद्रभूतड़ो में हमें सड़कों के निर्माण अच्छे देखने को मिले, बड़ी बड़ी सड़कें देखने को मिली। लेकिन हमें बनवाली में यह नहीं देखना मिला। यह प्रतीत होता है कि यह ग्रामीण इलाका था, ये शहरी इलाका था, और जो बनवाली था यह ग्रामीण इलाका था। इसके बाद हमें कालीबंगा, कालीबंगा की जानकारी हमें मिलती है। कहाँ की? किसी? कालीबंगा की। कालीबंगा, इसकी खुदाई हमें जब हुई तो बीके थापड़ ने इसकी खुदाई की। किसने? बीके थापड़। कालीबंगा की खुदाई बीके थापड़ ने की। जब इन्होंने कालीबंगा की खुदाई की तो अलंकृत ईंट, जुता हुआ खेत तथा खेत के साथ साथ हमें हवन कुंड की भी जानकारी यहाँ से मिलती है, कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से हमें यह जानकारी मिलती है। तथा यह सरस्वती नदी, राजस्थान में सरस्वती नदी, जिसे हम लोग घंगर के नाम से जानते हैं, घाघर के नाम से जानते हैं, वहाँ से हमें इसकी जानकारी मिली। वो भी हनुमानगढ़ी के पास में है यह, वहाँ से हमें इसकी जानकारी मिलती है। इसके बाद हमें धौलावीरा मिलता है। कौन सा शहर मिलता है? धौलावीरा, जो गुजरात इसमें स्थित है। कौन सा? धौलावीरा, जो गुजरात में स्थित है। हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। जो सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल हमें देखने को मिलता है, तो धौलावीरा सबसे बड़ा स्थल हमें देखने को मिलता है। इसके बाद सुरकोटा, सुरकोटा हमें गुजरात में स्थित है, वहाँ से हमें इसकी जानकारी मिलती है। तथा यह समाधान कलश, समाधान कलश उसको कहते हैं, जैसे अभी के हमारे लोग अगर कोई ख़त्म हो जाते हैं तो उनकी हड्डियाँ वगैरह हैं, जिसको हम लोग फूल बोलते हैं, उनको गंगा जी या प्रयागराज लेके जाते हैं। तो उस समय ऐसा नहीं था। उस समय वह लोग सबके जो हड्डियाँ वगैरह थी उनको ज़मीन के अंदर दफना के रख देते थे। इसके बाद हमें सुरकोटा की जानकारी जगदीश जी ने दी। किसने? जगदीश जोशी ने हमें इसकी जानकारी प्राप्त कराई। इसके बाद हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें लोथर देखने को मिलता है कि लोथर जो था तो अहमदाबाद के किनारे भोगरा नदी के तट पे स्थित था। कौन सा? लोथर। लोथर यह सिंधु घाटी का एक बंदरगाह था। क्या? सिंधु घाटी का सप्ताह का यह बंदरगाह था। बंदरगाह उसको कहते हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े जहाज रुकते हैं, उसको हम लोग बंदरगाह कहते हैं। यहाँ पर गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिलता है हमें। क्या? गोदीवाड़ा से भी इसके साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। कहाँ? सड़कों की ओर हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन जो मोहनजोदड़ो और चंद्रभूतड़ो थे, ऐसा कहा जाता है कि इनके जो दरवाजे थे उल्टी दिशा में खुलते। जैसे कोई रास्ता जा रहा है तो पीछे के साइड इसके दरवाजे खुलते थे कि बच्चे वगैरह अगर कभी दौड़ के गए तो बैलगाड़ी वगैरह इनको कुचलते हुए ना चली जाए। इस प्रकार में लोथर से और युगल समाधान के हमें मिलते हैं। और यहाँ पे हमें सती, सबसे ज़्यादा हमें सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ पे? सती प्रथा की लोथर से हमें जानकारी मिलती है।
इसके बाद हमें देखने को मिलता है गुजरात। गुजरात में ही रंगपुर। अगर हम देखें तो गुजरात एक अहम भूमिका निभाई। रंगपुर से में हमें धान की भूसी, हमें कई बार क्वेश्चनों में मिल जाता है कि धान की भूसी हमें कहाँ प्राप्त हुई, तो रंगपुर में गुजरात में स्थित है, वहाँ से हमें जानकारी मिली। तथा यह धौलावीरा का सबसे बड़ा स्तर रहा है। यह पाकिस्तान और गुजरात की सीमा पे हमें देखने को मिलता है। इस यहाँ पर राखीगढ़ी है जो हरियाणा में स्थित है। यहाँ पे सबसे बड़ा हमें स्थल देखने को मिला है। सिंधु घाटी का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो रहा है। कौन सा? मोहनजोदड़ो हमें देखने को मिलता है। अब हम लोग ये सिंधु घाटी के जो प्रमुख शहर थे, हमें उन पे तो आपसे चर्चा कर ली। अब हम इनकी प्रमुख जो विशेषता है अब हम उन पे चर्चा करते हैं। जैसे कि सिंधु सप्ताह में देखें तो ये नगरीय सप्ताह थी, इसको हम लोग शहर सप्ताह कहते हैं, वह थी। यह ग्रामीण सप्ताह में देखने को नहीं मिलती। तथा कहा जाता है कि यह सड़कें एक दूसरे के समकोण काटती। समकोण उसको कहते हैं, जैसे एक रास्ता ये चला गया और एक जो प्लस बन रहा है, इसको ही हम लोग समकोण कहते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं ये समकोण दिशा पे काट रहा है, इसको ही हम लोग समकोण दिशा कहते हैं। और कहा जाता है कि 90 अंश का कोण बनाती थी। ऐसे देख सकते हैं तो ये 90 अंश का कोण हमें बनाते हुए दिखाई है। कहीं से भी अगर हम बनाएं तो यह 90 अंश का हमें कोण बनाते हुए दिखती है। हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं कि पूरब से यह जो सड़कें बनाई गई पूरब से पश्चिम की ओर बनाई गई, तो जो स्वतः ही हवा चलती थी तो वो अपने आप साफ हो जाती हैं। जहाँ साइड को अगर हम बीच में घर बना दे हवा के, तो कैसे अगर साफ होंगी, तो इसलिए इस प्रकार से घर का निर्माण किया गया कि ऑटोमेटिक यह साफ हो जाए। तथा इस पे हमें यह भी जानकारी मिली कि यहाँ की जो नालियाँ वगैरह थी वह ढकी हुई मिली। जैसे हमारी नगर पालिकाओं में नालियाँ वगैरह ढकी हुई प्राप्त होती हैं। अगर हम कहीं बड़े शहर में जाएं तो हमें नालियाँ वगैरह खुली देखने को नहीं मिलती। इस प्रकार हमें देखने को मिलता है सिंधु घाटी की सप्ताहें थी वो भी पूरी ढकी हुई हमें मिली हैं। अर्थव्यवस्था का प्रमुख यहाँ का आधार माने तो कृषि को माना गया है। किसको? कृषि को हमें देखने को मिलता है कि आधार का सबसे बड़ा मुख्य आधार था, तो कृषि हमें देखने को मिली है। तथा यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं कि विदेशों में इनके व्यापार होते थे, विदेश तक इनके व्यापार हमें देखने को यहाँ पे मिलते हैं। सोने का व्यापार हमें देखें तो हम लोग अफगानिस्तान, ईरान, इराक से करते थे। तथा हमें अलग अलग जानकारी मिली। चांदी अफगानिस्तान, ईरान से हम लोग परचेस करते थे या देते थे उनको। तांबा बलूचिस्तान से, और टीन इराक और अफगानिस्तान से। इस प्रकार हमें देखने को मिलते हैं कि इस प्रकार हम लोग एक दूसरे से लेन देन भी करते थे। जो सिंधु सप्ताह को हम लोग ने 4 वर्गों में इनको बांटा है। कैसे? हमारे इतिहासकारों ने इनको 4 वर्गों में बांटा है। कौन से? विद्वान भी थे ये लोग, क्योंकि इतना अच्छा लोथर में इन्होंने अच्छा बंदरगाह स्थापित करके रखा। हड़प्पा में देखें तो शहर का निर्माण करके रखा। चंद्रगुप्त में देखें तो उन्होंने कितने अच्छे शहर, स्नानागार, हर एक चीज़ मिली। चंद्रगुप्त में फैक्ट्रियों के निर्माण के हमें साक्ष्य मिलते हैं। इस प्रकार हमें देखने को विद्वानों की कला और युद्धों की। अगर हम किसी से व्यापार कर रहे हैं तो हमें युद्ध में भी कुशल होना चाहिए कि हाँ वो हमारा पैसा लेके तो ना चला गया। व्यापार। शिल्पकला की जानकारी हमें इस प्रकार से मिलती है कि हमें अलग अलग साक्ष्य गुफाओं से तो मिले ही हैं साक्ष्य। और शिल्पकला की सबसे अच्छी हमें इसलिए मिले कि वहाँ पर मोहनजोदड़ो जब खुदाई की गई तो हमें घरों के निर्माण, सभागार, स्नानागार, यज्ञ आदियों की जानकारी मिली। तो हमें शिल्पकार की भी अच्छी जानकारी मिली। श्रमिक बोले तो जो मजदूर हुए, सीधी सी बात है। अगर सभागार का निर्माण कर रहे हैं तो श्रमिक वहाँ पे लगेंगे, तो हमें श्रमिक की भी जानकारी यहाँ से मिली। ऐसा कहा जाता है कि ये जो है सिंधु घाटी सप्ताह थी ये मातृ सत्तात्मक थी। यह माता के नाम से जानते थे। आगे हम इतिहास में भी आपको पढ़ाएंगे कि बहुत सारे वंशज हुए जो अपनी माता को आगे लेके चलते थे। जैसे गौतमीपुत्र, सातकर्णी, वशिष्ठपुत्र पौत्री, मतलब माता को नाम आगे लेके चले जो। और जो इनकी लिपि थी भाव चित्रात्मक थी, मतलब ये चित्र के माध्यम से हमें देखने को मिलते हैं। उनके भाव से हमने इनके समझे। तथा इनमें एक सिंग वाले जानवर की हमें जो मोहर थी, एक सिंग वाले जानवर की मोहर हमें देखने को मिलती है। वह गाय नहीं थी, ना शेर था, ना बैल था। एक सिंग वाले हम लोग गैड़ा हाथी का अगर बोले तो यह शायद सही हो सकता है, लेकिन सही है कि नहीं इसकी हमें जानकारी नहीं मिलती है।
तथा सिंधु घाटी के जो लोग थे ये लोहे से परिचय नहीं थे। इससे लोहे से परिचय नहीं थे, लेकिन हमें सोने, चांदी, तांबा, टीन की जानकारी मिलती है कि यह इन धातुओं से तो थोड़े बहुत परिचय हो चुके थे। लेकिन यहाँ पर जो माप तौल का बाँट था, माप तौल का जो बाँट था 16 किलो का न्यूनतम था। जो बाँट था 16 किलो का सबसे छोटा बाँट माना गया। अपने यहाँ अगर सोना लेने जाएं तो ग्राम, मिलीग्राम में भी माप के हमें मिल जाता है, लेकिन उस समय पे 16 किलोग्राम से कोई भी बाँट छोटा नहीं था। कोई भी चीज़ लेने 16 के भाव में 16, 32, 48 ऐसा हम लोग उस समय के लोग, हमारे पूर्वज लोग परचेस करते थे या देते थे। इस प्रकार हमें यहाँ के बर्तनों के बारे में जानकारी मिली। जो बर्तन वगैरह थे सब मिट्टी के बर्तन हमें साक्ष्य मिले हैं कि मिट्टी के हमें देखने को मिलते हैं। तथा यहाँ पे कपास के जो कापूस होता है या पाला बोले हम अपने बुंदेलखंडी में, उसके भी हमें थोड़े बहुत साक्ष्य देखने को मिले हैं। सिंधु घाटी के जो लोग थे सब लोग कृषि और पशुपालन पे ही निर्भर थे। अधिकतर कृषि पालन और पशुपालन पे अधिकतर निर्भर थे। तथा अलग अलग विद्वानों ने हमें अलग अलग कारण बताए कि यह क्यों नष्ट हो गया। अब हम लोग इस पे भी चर्चा कर लेते हैं कि अलग अलग इतिहासकारों ने कहा है कि यह क्यों सिंधु घाटी सभ्यता अपने पतन हो गया, इसका अंत हो गया। तो इतिहासकार हीलर ने बाह्य आक्रमणों का कारण बताया। किसने? बाह्य आक्रमणों का कारण बताया। तथा जॉन मार्शल ने बाढ़ का कारण बताया। जॉन मार्शल ने हमें बाढ़ का कारण बताया कि बाढ़ के आने की वजह से यह सभ्यता का अंत हो गया। ठीक है। घोष, एक इतिहासकार घोष हुए, इन्हें जल परिवर्तन का कारण बताया। किरणे इतिहासकार हुए, आर की किरणे, इन्हें प्राकृतिक आपदा के कारण यह बताया कि यह सभ्यता का अंत हो गया। जॉन मार्शल ने बताया है कि यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी नहीं थी, इस कारण यहाँ का अंत हो गया। लेकिन दयाराम सहानी ने बताया कि यहाँ पे जल परिवर्तन हुआ, इस कारण बस यह सभ्यता का अंत हो गया। हमें देखने को मिलता है कि यह जो सभ्यता थी इतिहासकार में अपना एक अहम भूमिका निभाती थी। इसके साथ हमने आपके साथ अर्ध ऐतिहासिक काल के पूरे टॉपिक को समाप्त कर दिया है। जो इस सप्ताह से मिलती जुलती जो थोड़ी बहुत सप्ताह थी, जैसे मेसोपोटामिक सप्ताह, मिस्र की सप्ताह, सपाटा के बारे में चर्चा, तथा कुछ आपसे क्वेश्चन भी शेयर करेंगे हम। इसके जो क्वेश्चन जुड़े हुए हम आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट चर्चा में आपके साथ शेयर कर देंगे। जय हिंद दोस्तों।